नई दिल्ली से आगाज का दूसरा एडिशन। आज मैं जब सवेरे उठा हूं तो मुझको ये नज़र आ रहा है अडवाणी समेत 13 पर मुकदमे चलेंगे। ये फोटो आप देखिए, ध्यान से देखिए। ये 3 आदमी कौन हैं? 90 साल से 1 साल कम 89 ईयर्स ओल्ड के हैं अडवाणी। उसी के आसपास हैं मुरली मनोहर, और तीसरी महिला जो है वो 6ठी पास स्कूल की लड़की है, लड़की थी तो औरत है। वो 3 के आपको चेहरे नज़र आ रहे हैं। ये 3 वो लोग हैं जिन्होंने भाषण दे के लोगों को उकसाया और बाबरी मस्जिद को तोड़ा। दुख की बात है, दोनों बूढ़े व्यक्ति अडवाणी और मुरली मनोहर ये तो चिंता में आ गए हैं, लेकिन ये जो महिला आपको नज़र आ रही हैं 6ठी पास, ये महिला बहुत प्रसन्न है। आप ये देख लीजिए कि ये उनकी और भी जगह फोटो लगी हुई है, सब जगह पर खुश ही खुश हैं, क्योंकि एक 6ठी क्लास पढ़ी महिला से आप बाबरी मस्जिद टूटने के अलावा क्या सोच सकते हैं। खैर, आज की खबर मैं चाहता हूँ आप सुने। काफ़ी लोग सुनने वाले जो हैं वो बच्चे होंगे, शायद उनके टाइम में बाबरी मस्जिद नहीं गिरी। मेरे टाइम में मुझे याद है बाबरी मस्जिद गिरी, और एक्चुअली उसमें मेरा एक बहुत बड़ा उसके अंदर एक रोल था। विश्व हिंदू परिषद, जिसने बजरंग दल के लोगों के साथ मिलकर करीब 2000 लोगों की हत्याएं हुई अयोध्या में, उनकी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा था। कुछ और बातें बताएं, आप एक बार याद दिलाने के लिए भी काफ़ी ठीक रहेगा। जब गुजरात में दंगे हो रहे थे, ज़्यादातर जिन लोगों की हत्या हुई वो मुसलमान थे, और जिन लोगों ने हत्या की वो भाड़े के लोग थे काफ़ी हद तक। गुजरात के अखबार खरीद लिए गए थे। जो लोकल अखबार होता है उसके अंदर एक बड़ी भड़काने वाली खबरें छप रही थी कि मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया। और जब वो किसी मुसलमान को मार कर आते थे तो उसको एक फूलों का हार पहनाते थे। इनाम भी था उसमें। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। खैर, जब ये गुजरात के दंगे हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ी समझदारी की बात की थी। उन्होंने कहा था कि मोदी को राज्य धर्म अपनाना चाहिए। राजनीति में इतना इशारा बहुत होता था। वो चाहते थे मोदी गुजरात की चीफ मिनिस्टर से त्याग पत्र दें। अटल बिहारी वाजपेयी की बात अगर कोई काट सकता था बीजेपी में, उस व्यक्ति का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। और ये औरंगजेब की राज्य वाली बात है कि जिस आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात के चीफ मिनिस्टर के लिए बली होने के से रोका, उस व्यक्ति को आज नरेंद्र मोदी ने, आज नहीं कल, उसका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का इशारा दे दिया है। सीबीआई को कहा है कि 2 साल तक आपको सारा केस ख़त्म करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है ये जो इनकी सुनवाई है बाबरी मस्जिद की, ये डे टू डे बेसिस पर चलेगी। आखिर ये क्यों हुआ? इस देश में अगर हम ये सोचें कि सीबीआई अपने आप डिसीजन लेती है तो ये बिल्कुल बकवास है। बकवास तो इतनी ज़्यादा है कि यही कांग्रेस की सरकार, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सरकार बोलती है और जिसका मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था या थे, उन लोगों ने 10 साल में बाबरी मस्जिद गिराने वालों के खिलाफ कुछ नहीं किया। ये तो आपके सामने है गांधी परिवार का धर्मनिरपेक्षता के प्रति कितना समर्पण है।
और ये भी आप देखिए, भ्रष्टाचार तो उन्होंने किया ही किया, वो इतना ज़्यादा किया कि ये पता नहीं ये सरकार चल भी पाएगी, इनकी कांग्रेस की पार्टी चल भी पाएगी कि नहीं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि बीजेपी की राज में 13 आदमियों की ट्रायल होगी 2 साल तक लगातार। और आइडिया ये है भैया, जितने भी लोग नरेंद्र मोदी से उनको चैलेंज कर सकते हैं उन लोगों को रास्ते से हटाया जाए। 2019 में जब चुनाव होंगे तब तक तो ये बाबरी मस्जिद की इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही होगी। नरेंद्र मोदी उसके बाद देखेंगे कि इस देश का क्या करना है। आपको मैं कुछ 1-2 बातें और बताना चाहता हूं। बाबरी मस्जिद का सबसे बड़ा राज, जिसको अभी तक कोई सरकार खोलने को तैयार नहीं है, जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो उस समय शरद पवार डिफेंस मिनिस्टर थे। शरद पवार ने एक बहुत चालाकी वाली बात की, उन्होंने बाबरी मस्जिद के चारों तरफ जितने भी खंबे लगे हुए थे, क्लैंडस्टाइनली उन सब खंभों पर उन्होंने कैमरे लगा दिए थे, जिसके बारे में ना तो बीजेपी को, ना वीएचपी को, ना बजरंग दल को, ना अडवाणी को, ना उमा जोशी को, ना मुरली मनोहर को, और भी जितने थे कोई पता था। शरद पवार लंबी आगे की गेम खेल रहे थे। बाबरी मस्जिद का गिरने का एक एक मिनट और उससे पहले जो भाषण हो रहे थे वो सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास तभी भी थे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और आज भी हैं, जिसका इस देश का जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सबसे बड़ा एविडेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, पहले भी था आज भी है। चलो कुछ और अंदर की बात चलें। अंदर की कहानी ये है कि बीजेपी के अंदर ये बात उन्होंने एक तरह से सेटल हो गई है कि इस पार्टी को और इस सरकार को गिने चुने 8, 9, 10, 11 लोग ही चलाएंगे। कौन है वो 8, 9, 10, 11? वो मुझे क्या बताऊं, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, आपका राजनारायण सिंह जी हैं, नितिन गडकरी हैं, और 2-3 ये जो जूनियर कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल जो भी हैं। इनके अलावा अगर आप सच मानो तो पूरी पार्टी की राजनीति और पूरी सरकार की राजनीति इन लोगों के पास है। तो मुझे अभी तक याद है उस समय में कि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे वो मेरे को मिले, मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने मेरे को एक बात कही थी अडवाणी के बारे में। उन्होंने कहा इन बुढ़ों को कोई और काम नहीं है क्या? वो बोले कि अगर इन बुढ़ों को अगर हम इनको ही आगे लाते रहेंगे, क्योंकि अडवाणी तो शुरू से ही अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मानते हैं और मानते रहेंगे, तो उसने कहा बाकी लोग क्या मूंगफली खा रहे हैं बीजेपी के अंदर? और बीजेपी प्रेसिडेंट थे वो उस समय, उसने बोला विश्वबंधु तुम बताओ, अगर मैं अडवाणी, मुरली मनोहर जैसे लोगों को आगे करूंगा तो बाकी लोगों का मैं क्या करूंगा? बीजेपी के जो यंगस्टर्स हैं। खैर, मैं सिर्फ आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के अंदर पहले भी एक दरार थी बहुत बड़ी। दूसरी दरार जो पैदा की वो मोदी के लोगों ने की। सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है, इस सरकार का एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बैटिंग करता है। यहां तक बैटिंग करता है कि उस समय सोनिया गांधी और उस मिनिस्टर ने, जो आज भी बीजेपी का मिनिस्टर है, उन्होंने नितिन गडकरी पर रेड्स कराई ताकि नितिन गडकरी कभी भी इस देश का प्रधानमंत्री ना बन पाए। उस समय नितिन गडकरी बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। ये क्या होगा ये तो आप समझ लीजिए कि 3 बुढ़े तो लपेट लिए गए हैं।
जसवंत सिंह को उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है। और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के अंदर एक बात है, कोई भी उन आदमी उनके कितना भी उनके चारों तरफ हो, जो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए वो अपनी अगर वो लगाता है, तो उसकी राजनीतिक मौत मोदी और अमित शाह ये दोनों मिलकर कर देते हैं। आज मैं इससे पहले कि एक मुद्दा इसके अंदर एक और था कि आज तो जितने भी गए सो गए, और कौन लोग हैं बीजेपी में, और कौन लोगों की लिस्ट है जिनके अंदर नाम है और जिनको भी राजनीति में एक किनारे लगा दिया जाएगा। एक बात मैं आपको बता के बात खत्म करता हूं। मैं आपको ये करना चाहता हूं कि आरएसएस ने बीजेपी को बोला है कि कृपया करके मां और बेटे को ना छुएं, यानी श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी। उसका कारण है कि उनको कहीं लगता है कि कहीं ये उलट ना जाए, बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी भी इसी हालात के अंदर उसकी गिरफ्तारी हुई थी और वापस आ गई थी। आरएसएस ने बड़ा क्लियरली बोला है कि कांग्रेस के जितने भी आदमी आप बंद कर सकते हो करप्शन में, उनमें करो, लेकिन मां बेटे को नहीं आपको छोड़ना। अंत में एक चीज और, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भी कुछ लोग हैं, उन्होंने ये एक बात साफ कर दी है कि अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये जितने लोग भारत के राष्ट्रपति बनने का ख्वाब छोड़ दो। भारत का राष्ट्रपति कौन होगा कोई नहीं बता रहा। जून के अंदर भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा। हमारे पास जो खबर अभी भी बन रही है कि भारत का राष्ट्रपति काफी बड़ी संभावना है वो आरएसएस के प्रेसिडेंट श्री राम मोहन, क्या श्री जो भी हैं, मोहन भागवत, वो भारत के नए राष्ट्रपति हो सकते हैं। मेहरबान, थैंक यू।